दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का कंटेंट वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल आपको छोड़ा था। और आज का कंटेंट वही आपके जो नाटक से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज़ लिए जा रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 25 क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराई जा चुकी है। 25 अब तैयार हैं। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे इस सीरीज़ के द्वारा। चलिए देखते हैं पहला इसमें आपका 26 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, सुरेंद्र वर्मा ने अपने किस नाटक में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखटेपन को व्यक्त किया है? द्रौपदी, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। अब है प्रश्न का आंसर कौन सा जा रहा है, देख लीजिए। 55 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है, यानी कि द्रौपदी। सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है द्रौपदी, उसमें आधुनिक मनुष्य के बहुमुखटेपन को व्यक्त किया है, यानी कि जो आज का आधुनिक मनुष्य है वो कई तरह के मुकुटे अपने चेहरे पर लगाकर घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक सुदूर यानी कि दूर अंचल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है? आगरा बाजार, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य, या फिर अंजो दीदी। तो देख लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं आप, कौन सा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है? अंचल, सुदूर अंचल के। तो इसमें अगर आप आंसर सोच रहे हैं 56 का ए, आगरा बाजार, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युगीन एकांकियों का उद्देश्य था। द्विवेदी युगीन जो एकांकी लिखे गए हैं उनका उद्देश्य क्या रहा है? समाज सुधार, राष्ट्रोन्नति, विधवा विवाह, या फिर ए बी दोनों। तो जो द्विवेदी युग में एकांकी लिखे गए उनका जो उद्देश्य रहा है ए बी दोनों रहे हैं। समाज सुधार भी रहा है और राष्ट्रोन्नति भी रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, मंगल प्रसाद विश्वकर्मा कृत शेर सिंह एकांकी किस युग की रचना है? तो यहाँ पर शेर सिंह की एकांकी के बारे में पूछा गया है और यह लिखा गया है मंगल प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा। तो इसमें बताना है इन्होंने किस युग की रचना है। भारतेंदु, द्विवेदी युग की, प्रगतिवाद की, इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, जरूरी होगा कि इनमें से कोई ना कोई होगा ज़रूर। तो 58 का आपका जाएगा द्विवेदी युग की, इसमें द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घूंट का रचना काल है। एक घूंट के बारे में बताना है, इसका रचना काल क्या जा रहा है? 1929, 1932, 1933, 1936। यहाँ से जो प्रश्न अब आपके बन रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करें, पढ़ लें इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आपका बन सकता है एग्जाम में। तो 59 का अगर आपने सोचा है आंसर 1929, तो बिल्कुल सही, और इसको अच्छे से याद भी करके रखिए। हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव किससे माना जाता है? तो जो हिंदी एकांकी की जो शुरुआत हुई किससे मानी गई है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 59 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं 60 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, एक घूंट, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक साथ मिल गए कि एक घूंट का रचना काल क्या है, पता चल चुका है आपको। अब एक घूंट, एक हिंदी जो एकांकी का प्रादुर्भाव यानी कि जो शुरुआत हुई है वह कहाँ से हुई है? तो वह भी एक घूंट से हुई है। तो दोनों आंसर को रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामेश्वर नाथ भार्गव ने बिशप्स कैंडलस्टिक्स का अनुवाद शीर्षक से किया? किसका? पुजारी का, सन्यासी का, ऋषि का, या इनमें से कोई नहीं। तो कामेश्वर नाथ भार्गव ने बिशप्स कैंडलस्टिक्स का जो अनुवाद शीर्षक से किया है वह है आपका बी, सन्यासी से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक एकांकियों की परंपरा को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? कहने का मतलब है जो मौलिक एकांकी अनेक तो होता है, अनुवादित एक होता है मौलिक। तो यहाँ पर मौलिक जो है पूछा गया है। तो मौलिक जो एकांकी की जो परंपरा है सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, राम कुमार वर्मा को, भुवनेश्वर प्रसाद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। 62 का अगर आप सोच रहे हैं राम कुमार वर्मा, तो बिल्कुल सही है। मौलिक एकांकियों की परंपरा को सर्वप्रथम इन्होंने ही आगे बढ़ाने का श्रेय लिया या फिर श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण एकांकियों के रचनाकार हैं। रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, 4 आपके पास एकांकी आ चुके हैं और कोई इनका एक ही लेखक है।
तो वह कौन सा है, तो सोच लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं राम कुमार वर्मा तो बिल्कुल सही है, और इसको याद भी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर आपको एक बात और पता चली कि जो मौलिक एकांकियों की परंपरा को आगे बढ़ाया वह किसने बढ़ाया, अभी बताया था कि राम कुमार वर्मा ने बढ़ाया था। अब इनके जो है लिखे हैं इन्होंने एकांकी, उसके बारे में भी आपको पता चल गया है। तो दोनों क्वेश्चन को आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। प्रलेखीय पंख पर एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो 64 का अगर आप सोच रहे हैं बी लक्ष्मी नारायण मिश्र तो बिल्कुल सही है। प्रलेखीय जो पंख एकांकी के रचनाकार हैं वह लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपनी एकांकियों में सूक्ष्म रूप से किन समस्याओं का चित्रण किया है, यानी कि बहुत ही बारीकी से उन समस्याओं को उठाया है इन्होंने। पौराणिक समस्याएं, ऐतिहासिक समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, या फिर सभी। तो 65 का अगर हम मान लें कि उन्होंने पौराणिक को भी उठाया, ऐतिहासिक को भी उठाया, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक समस्या को भी उठाया, तो ये बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि ये सभी समस्याओं को उन्होंने चित्रण किया है। अपनी एकांकियों में ज्ञान और मनोरंजन का समन्वय सुंदर ढंग से किसने किया है। 66 का आंसर सोच लीजिए जल्दी से। अपने एकांकियों में ज्ञान और मनोरंजन का समन्वय सुंदर ढंग से किया है उपेंद्रनाथ अश्क ने, जयशंकर प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। ज्ञान और मनोरंजन दोनों ही चीज़ें एक साथ दी उन्होंने। तो 66 का अगर आप सोच रहे हैं डी लक्ष्मी नारायण मिश्र तो बिल्कुल सही है। इनके जो एकांकी हैं उनमें ज्ञान भी है और मनोरंजन भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी का स्वागत सूखी डाली किससे संबंधित एकांकी है। यहाँ पर एकांकी का नाम नहीं पूछा गया, ना किसी लेखक का नाम पूछा गया। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो लक्ष्मी का स्वागत है सूखी डाली वह किससे संबंधित है। सामाजिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक है, या फिर पारिवारिक है। तो 67 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है। इसमें पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकी है, वहाँ की सब बातें या समस्याएं उठाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतिता एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी किस प्रभाव से युक्त है। पारसी प्रभाव से, सांस्कृतिक प्रभाव से, पाश्चात्य प्रभाव से, या फिर इनमें से कोई नहीं। पतिता एक साम्यहीन मान्य साम्यवादी एकांकी के बारे में यहाँ पर पूछा है कि किस प्रभाव से हैं ये। तो 68 का अगर आप सोच रहे हैं सी पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित है। मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करने लायक है, कर लीजिए साथ के साथ। तो जगदीश चंद्र माथुर है, गणेश चंद्र माथुर है, चिरंजीव माथुर है, प्रकाश चंद्र माथुर है। मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है। तो 69 का अगर आपने आंसर सोचा है ए तो जगदीश चंद्र माथुर तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदे, या फिर ये सभी। किसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो 70 का अगर आप सोच रहे हैं डी ये सभी तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी जाएगा, और डी का मतलब कबूतर खाना भी इनका है, वो मेरे सपने भी, शारदे भी, और ये सभी तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश माथुर की जो रचनाएं हैं किसका पुट देखने को मिलता है। केवल हास्य का, केवल व्यंग का, हास्य और व्यंग का, या फिर ये सभी। बिल्कुल अभी अभी आपने जगदीश चंद्र माथुर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं का बन चुका है। तो देखते हैं हास्य और व्यंग, ठीक है, हरिशंकर प्रसाई की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है। सत्यानाश अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, या फिर मुद्रा राक्षस। तो जो हरिश्चंद्र द्वारा नाटक लिखा गया है कौन सा, भारत दुर्दशा है ना, उसमें अलग प्रतीक बनाकर लिखा गया है ये। तो सत्यानाश को प्रतीक बनाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन को प्रथम मौलिक नाटक माना है। तो बताना है इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र में नहुष की प्रथम मौलिक नाटक माना है। नहुष नाटक के रचनाकार गोपाल चंद्र जी हैं। विद्यासुंदर राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित नाटक है। तो इसको तो हम एलिमिनेट कर दें, क्योंकि विद्यासुंदर जो है राजा लक्ष्मण जी के द्वारा नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो अब क्या बचा है आपके पास, तो इसका मतलब 4 तो अगर जहाँ जहाँ है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ भी 4 है। तो 93 का अगर आप सोच लें 2 और 3 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी है तो गलत है, यहाँ पर भी है तो गलत है, यहाँ पर भी है तो गलत है, क्योंकि 4 ऑलरेडी हमने गलत कर लिया है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 2 और 3। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी अटैम्प्ट करेंगे
तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का है? दुर्लभ बंधु, सती प्रताप, मुद्रा राक्षस, रत्नावली। तो 94 का सोच लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं। अब आपको बता दें दुर्लभ बंधु भी उनके द्वारा है, सती प्रताप भी है, मुद्रा राक्षस भी है और रत्नावली भी है। तो 94 का अगर आप सोच रहे हैं 1 2 3 4 तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को चित्रित किया गया है? पाखंड विडम्बनम, विशस्य विश्वमोषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो 95 का अगर आपने नाटक अच्छे से पढ़ा है तो उसी में भारत दुर्दशा में इनकी दुर्भाग्य की कहानी कही गई। किसकी? भारतवासियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी पद्मावती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका कथानक ऐतिहासिक है, इसमें सतीत्व के गौरव की वंदना की गई है, इसमें भिन्न धर्मों के प्रतिनिधित्व का वार्तालाप है, इसमें सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए कौन सा आपके हिसाब से सही बैठ रहा है। सत्य, इसमें सत्य बताना है तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन डाल दिए हैं, जल्दी से देख लीजिए। 1 2 या 2 3 या 3 4 या फिर 4 1, जैसे मैंने बताया था वही पैटर्न आप इसको यहाँ पर लगाइए। तो 96 का अगर आप सोच रहे हैं ए कर दो तो बिल्कुल सही है। इसमें इसका कथानक ऐतिहासिक है, इसमें सतीत्व के गौरव की वंदना की गई है। 2 कथन। इसमें भी धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की धांधलियों का वर्णन है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जयशंकर प्रसाद के करुणालय में वैदिक काल का वर्णन है, सज्जन में महाभारत काल का वर्णन है, जन्मेजय में जयचंद काल का वर्णन है, प्राचित में हुण विद्रोह का वर्णन है। तो इसमें हम कौन सा कथन असत्य बता सकते हैं? जल्दी से सोच लीजिए फटाफट। तो अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर 97 का डी तो बिल्कुल सही है। 3 और 4, 3 और 4 क्या पूछा गया था प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब ये भी पता चल चुका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये यानी कि प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, ये कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर शांता गांधी। तो प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, किसने कहा है ये? तो 98 का अगर आपने सोच लिया आंसर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो बिल्कुल सही है। उनका मानना है ये प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य है जिसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। प्रसाद के कुछ नाटकों के संबंध में यह किसने कहा है? ठीक है, बात तो वही है, बस थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दिया इसको। नलिनी विलोचन शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोपाल राम गहमरी। तो नाटकों के संबंध में यह किसने कहा है? प्रसाद जी के। तो आप अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं डी गोपाल रामगरी तो बिल्कुल सही है। इन दोनों कथनों को अच्छे से पढ़ लीजिए कि उनके नाटक के बारे में क्या कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रसन्न होते हुए भी अपने काव्य में अधिकतर निरंतर नवीन और शैली शिल्प में मौलिकता लिए हुए परंपरा प्रयोग का उदाहरण है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर गिरीश त्यागी या फिर विष्णु प्रभाकर। तो ये 4 नाम आपके सामने हैं, जल्दी से सोच लीजिए। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो 100 का अगर आप सोच रहे हैं सी डॉक्टर गिरीश रस्तोगी तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम सुभद्रा करबला जयंत सुदामा, करबला सुभद्रा जयंत सुदामा, सुदामा सुभद्रा जयंत करबला, जयंत सुदामा सुभद्रा करबला। अब बताइए आप यहाँ पर किसको सही मानेंगे? तो 101 में अगर हम लगाते हैं ए तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले सुभद्रा, फिर करबला, फिर जयंत, फिर सुदामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन काल के अनुसार। देख लीजिए यहाँ पर बताया है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कलयुग नाटक पहले वाला देख लीजिए और लास्ट कलयुग का नाटक रुक्मिणी में है। ध्रुव सामनी या रुक्मिणी परिणय, कलयुग नाटक या ध्रुव सामनी, कलयुग नाटक या रुक्मिणी परिणय। तो आपको अब यहाँ पर थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा इसका आंसर कौन सा है। तो 102 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी कलयुग नाटक, सुनहरा विश्व, ध्रुव सामनी, रुक्मिणी परिणय तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता तथा उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह संवाद किस नाटक में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो इसका जो आपका संवाद है यह लहरों के राजहंस में है।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है, पूछा गया है। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, राम की लड़ाई, सिंहासन खाली है। तो यहाँ पर आपके कूटे भी दिए गए हैं, तो देख लीजिए कौन से उनके द्वारा रचित नहीं है, पूछा गया। ठीक है, नहीं है के बारे में ना लगा दीजिएगा। तो दूसरे का अगर 20 हो चाहे 2 और 3 तो बिल्कुल सही है। अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, ये दोनों उनकी रचना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंधा युग के नाटक अंक शीर्षक का सही अनुक्रम है। कौरव नगरी, पुष्प का उदय, अश्वत्थामा का अर्थसत्य, गांधारी का शाप। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्थसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप। कौरव नगरी, पशु का उदय। इसमें सीधा सीधा आंसर बता देते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो 3 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं, ए कौरव नगरी सबसे पहले, फिर पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्थसत्य, फिर गांधारी का शाप है। और भी हैं इसमें, उनको भी सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर प्रश्न पसंद आए हैं तो एल कीजिए, एस कीजिए, प्लस सी कीजिए, यानी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। और इससे अधिक वीडियो इस कंटेंट से आप संबंधित पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। और लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप और हम तभी मिलेंगे जब आप ये दोनों काम करेंगे। और हिंदी में के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखें।